नमस्कार, स्वागत है आपका टीम एजुकेशन इंडिया परिवार के इस इकोनॉमिक्स की कक्षा में। तो कैसे आप लोग? आशा है कि बिल्कुल आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है सेशन में। सभी लोग आज सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जी हेमंत त्रिपाठी जी गुड इवनिंग। अच्छे हैं हेमंत जी, आप कैसे हैं? ममता मलिक जी, डॉक्टर सीमा जी, रीता पांडे, मॉडर्न क्लासेस, सभी लोग आ जाइए, सभी लोग आ जाइए, तेजी से सभी लोग जुड़ जाए। सभी लोग आ जाइए तो फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? आ जाइए, तेजी से सभी लोग आ जाइए। कैसे आप लोग? पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही है आपकी? अच्छे तरीके से पढ़ाई चल रही है। मौसम का भी रूप काफी बदला हुआ है, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, ठीक है? सभी लोग आ जाइए जी, तेजी से आ जाइए। तो हम लोग ये आज बात करेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित। अब छोटा छोटा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़े थोड़े पॉइंट आपको मिलेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन हाँ, जो भी आपको यहाँ पे फैक्ट अगर मिलते हैं, सारे फैक्ट्स को आप अपने नोटबुक में जोड़ते जाइएगा, ठीक है? तेजी से सभी लोग आ जाइए। चलिए, तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना। शुरुआत करेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना की यहाँ पे हम बात करेंगे। इससे पहले 1990-92 की जो योजना अवकाश था, जो प्लान हॉलिडे था, उसके बारे में हम लोगों ने पूरी की पूरी विस्तृत चर्चा की थी, जिसमें हम लोगों ने एलपीजी को देखा था, सारे टर्म्स एंड कंडीशन को देखा था कि क्या परिस्थितियां थी, आखिर में एलपीजी की आवश्यकता क्यों पड़ी, सारी की सारी बातों को हम लोगों ने समझा था, ठीक? उसके बाद से 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल शुरू होता है, यानी 92 से 97। इसके कार्यकाल की यदि हम बात करें, इसके कार्यकाल की हम बात करें तो ये 1992 से 97 की हम बात करेंगे। और यदि मॉडल की हम बात करें, अगर मॉडल की हम बात करें तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था, ये बता दिए हो गया था। हाँ जी, 8वीं होना था कि हो गया था? एक बार आप लोग बताएंगे, हमें लग रहा है अभी होना होगा, ठीक है? आइए तो पढ़ते हैं। जी जी, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1992 से 97 था, और इसके मॉडल की हम बात करें तो ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे ये आधारित है। और प्राथमिकता की यदि हम बात करें, अगर हम प्राथमिकता की बात करें तो ये मानव संसाधन विकास पर ये बल देता है। मानव संसाधन विकास पर ये बल देता है, ठीक है ना? और आपको याद है कि 1992 संशोधन में मानव संसाधन विकास पर बल देता है, और 1990 की यहां पे हम बात करें तो 1990 में यूएनडीपी द्वारा और इसके सदस्य थे प्रोफेसर महबूब उल हक के द्वारा एचडीआई का निर्माण किया जाता है। एचडीआई का यहां पे हम बात करें, एचडीआई का यहां पे प्रतिपादन किया जाता है। एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका मतलब क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है? और ये 3 आयामों पे आधारित होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवन स्तर पर ये आधारित होता है। तो यहां पे समझिएगा बातों को। हाँ जी, यहां पे बातों को समझिएगा। तो यहां पे हम बात कर रहे थे 8वीं पंचवर्षीय योजना की,
यहाँ पे 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे थे, जिसका कार्यकाल है 1992 से 97। और इस पंचवर्षीय योजना की अगर हम प्राथमिकता की हम बात करें तो ये मानव संसाधन विकास पर बल देता है। मानव भी क्या है, एक प्रकार का साधन है। अगर हम संसाधनों रिसोर्सेस के हिसाब से बांटे, अगर यहां पे हम कहें, यहां पे अगर हम संसाधन की बात करें, अगर हम संसाधन की बात करें यानी रिसोर्सेस की बात करें तो संसाधन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन जिसे हम कृत्रिम संसाधन भी कहते हैं, तो यहां पे प्राकृतिक संसाधन में हम यहां पे एक तो मानव को ही ले सकते हैं, मानव यानी ह्यूमन को ले सकते हैं, और दूसरा यहां पे जैसे नदी, झील, झरना, ये सब क्या है, प्रकृति द्वारा दिया गया उपहार है। ठीक, जितने भी खनिज संसाधन है, वन संपदा है, ठीक, ये सब क्या है, अगर हम कहें समुद्री उत्पाद है, तो ये सब प्रकृति द्वारा हमें उपहार के तौर पर दिया गया। तो हर देश को प्रकृति द्वारा उपहार के तौर पे बहुत सारे गिफ्ट दिए गए हैं, जिसे हम संसाधन के नाम से जानते हैं। और इन संसाधनों के आधार पर कोई देश जो है प्रगति करता है। इन संसाधनों का सर्वोत्तम समुचित उपयोग करके कोई देश प्रगति करता है। तो अगर हम संसाधनों को यहां पे अगर हम कैटेगरी वाइज बांटे तो संसाधन को दो रूपों में यहां पे हम बांट सकते हैं। एक यहां पे हम कह रहे हैं प्राकृतिक संसाधन, एक हमने कहा प्राकृतिक संसाधन मानव, और प्राकृतिक संसाधन में नदी, झील, झरना, पर्वत, पठार, खनिज संसाधन, वन संपदा, समुद्री उत्पाद सब इसके अंतर्गत आता है। मानव निर्मित संसाधन जैसे उद्योग धंधों की स्थापना करना, सड़क का निर्माण करना, ठीक है, बिजली का निर्माण करना। तो ये संसाधन का प्रयोग हम करके क्या करते हैं, संसाधनों का प्रयोग करके, समुचित प्रयोग करके हम किसी देश का तेजी से विकास करते हैं। और यहां पे यदि हम मानव की बात करें तो मानव को हम एक्टिव रिसोर्सेस के रूप में यानी सक्रिय संसाधन के रूप में जानते हैं। हम यहां पे सक्रिय संसाधन के रूप में जानते हैं। अब देखिएगा, और हमने आपको बताया था कि उत्पादन के 4 साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम और साहसी। तो उत्पादन की भूमि भी क्या है, भूमि भी तो इसी के अंतर्गत आता है ना, तो प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप पे कि कोई भी देश इनका प्रयोग करके, उपयोग करके वो तेजी से आगे बढ़े। तो यहां पे अगर हम मानव की यहां पे बात कर रहे हैं तो मान लीजिए अगर कोई बच्चा पैदा होता है, कोई बच्चा जन्म लेता है, आप उसे पढ़ाएं ना, आप उसे शिक्षित ना करें, स्वास्थ्य सुविधाओं का अगर विकास ढंग से ना करे तो बच्चा बड़ा होगा तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर उसके हाथों में कुशलता ना दे, आप उसके हाथों को कुशल ना बनाए, तो क्या वो देश के विकास में कोई भूमिका अदा कर सकता है? तो एक मानव जो है एक ह्यूमन कैपिटल में कब तब्दील होता है, एक ह्यूमन कैपिटल में कब तब्दील होगा यानी कब बदलेगा? जब आप उसको शिक्षित करें, जब सारी स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हो जिससे वो हमेशा स्वस्थ बना रहे, उसका जीवन स्तर अच्छा रहे, उसके हाथों में कुशलता रहे, तब तो वो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो यहां पे इसी संदर्भ में हम यहां पे बात कर रहे हैं कि 1990 में यूएनडीपी द्वारा और प्रोफेसर महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान के थे और अमर्त्य सेन के मित्र भी थे, प्रोफेसर महबूब उल हक के द्वारा एचडीआई का निर्माण किया गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का यहां पर क्या किया गया, निर्माण किया गया। और इसमें 3 आयाम को रखा गया, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, 3 आयाम को यहां पे रखा गया।
अब बताइए, जब 1990 में एचडीआई का निर्माण हुआ और मानव विकास पर बल दिया गया, मानव विकास सूचकांक पर बल दिया गया यूएनडीपी द्वारा, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स शिक्षा स्वास्थ्य जीवन स्तर पर बल दिया गया, तब जाके 1990 में ये आता है, तब जाके भारत का भी दिमाग खुलता है। यहां पे तब जाके भारत को पता चलता है कि अगर देश का अच्छे से विकास करना है, दीर्घकालीन विकास करना है, तेजी से विकास करना है, तो ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में बदलना होगा। और हम जानते हैं कि हमारे देश की आबादी बहुत बड़ी, विशाल जनसंख्या वाले हैं, दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाले, तो हमारे देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन आप पे एक टर्म है, बताएंगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड। एक टर्म है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसको हम कहते हैं जनांकिकीय लाभ। और भारत जनांकिकीय लाभ की स्थिति में है, यानी भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, यानी यहां पे काम करने वाली आबादी ज्यादा है। 15 से यहां पे 64 की उम्र वाली जो आबादी है बड़ी मात्रा में। तो इसका लाभ हम कब ले सकते हैं? इस विशाल जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या, काम करने वाली जनसंख्या, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में देख रहे हैं, इसका लाभ हम कैसे ले पाएंगे? जब हम ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनाएंगे। नहीं तो यही जनसंख्या जिसका हम अपने देश की प्रगति में लाभ ले सकते हैं, वो हम पे क्या हो जाएगा? वो हम पे बोझ बन जाएगा। तो ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में बदलने के लिए हमें क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर। जीवन स्तर में यहां पे सुधार, जीवन स्तर में सुधार की बात करेंगे। तो यहां पे 8वीं पंचवर्षीय योजना में देखा गया कि ये तो बड़ी काम की चीज है, ह्यूमन को ह्यूमन में कैपिटल में बदले काम नहीं चलेगा। तो यहां पे प्राथमिकता में मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया। मानव भी एक संसाधन है और इसके विकास पर क्या किया गया? बल दिया गया। इसके विकास पर क्या किया गया? यहां पे बल दिया गया। ठीक है, तो ये यहां पे प्राथमिकता हम लोगों ने लिख लिया। आगे यहां पे सारी बातों को लिखने समझने के बाद, हाँ जी, अमर्त्य सेन ने भी सुझाव दिया। अमर्त्य सेन ने भी सुझाव दिया था। क्या सुझाव दिया था? कि वस्तुओं से ज्यादा व्यक्तियों पर ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, वस्तुओं से ज्यादा व्यक्तियों पर ध्यान देने की जरूरत है। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पे अमर्त्य सेन ने भी सुझाव दिया। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि मानव विकास की एक अहम कड़ी के रूप में यहां पे नजर आ रहा है। और अमर्त्य सेन, जो कि प्रोफेसर महबूब उल हक के ही मित्र थे, जिन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये दोनों, अमर्त्य सेन और प्रोफेसर महबूब उल हक, ये दोनों एक ही विचारधारा के थे। और उन्होंने विकास के लिए मानव विकास पर जोर दिया गया, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, कुशलता, इन सब चीजों पर क्या किया? बल दिया गया। अमर्त्य सेन ने कहा कि भारत को यदि तेजी से विकास करना है तो वस्तुओं से ज्यादा व्यक्तियों पर ध्यान देने की जरूरत है, यानी ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में बदलने की जरूरत है। समझ गए सारी बात को? हो गया? इतनी सारी बातें समझ गए? इतना पॉइंट हो गया। आगे यहां पे लिखेंगे। आगे यहां पे हम बात करेंगे 2 अक्टूबर 1993 को 2 अक्टूबर 1993 को EAS 2 अक्टूबर 1993 को EAS यानी एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम यानी रोजगार आश्वासन योजना 2 अक्टूबर 1993 को EAS
यानी रोजगार आश्वासन योजना को लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिएगा 1993 में ही 1993 में ही शिक्षित बेरोजगारों के लिए 1993 में ही शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। ठीक, 1993 में ही शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। ठीक, ये पॉइंट यहां पे लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आइएगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसके कार्यकाल की हम बात करें, 9वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की हम बात करें तो 1997 से 2002 उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय। मॉडल कोई विशेष कोई मॉडल नहीं है। ठीक, उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक वृद्धि। ठीक, यहां पे सामाजिक न्याय की बात का मतलब क्या हुआ? यहां पे सामाजिक न्याय की बात का मतलब हुआ जैसे गरीबी में कमी, या हम कहें बेरोजगारी में कमी, कुपोषण में कमी। ठीक है, महिला सशक्तिकरण। ठीक है, और समानता के साथ आर्थिक वृद्धि का मतलब का क्या हुआ? सभी को विकास का लाभ मिले। ठीक है, सभी को विकास का लाभ मिले। चलिए, तो यहां पे इतना ही आपको यहां पर याद रखना है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यकाल 1997 से 2002, मॉडल कुछ भी नहीं है। उद्देश्य इसका क्या है? सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक वृद्धि। सामाजिक न्याय का मतलब हुआ कि गरीबी में कमी लाना है, बेरोजगारी में कमी लाना है, कुपोषण में कमी, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। समानता के साथ आर्थिक वृद्धि यानी सभी को विकास का क्या हो? सभी को विकास का लाभ मिले। ठीक है ना? इसके लिए नीचे कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसके लिए नीचे पॉइंट लिखेंगे, इसके लिए जीवन स्तर में सुधार लाना, रोजगार सृजन पर बल देना,
रोजगार सृजन पर बल देना एवं क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना शामिल है। चलिए ठीक, हो गया। आगे आइए, 9वीं हो गया, अब 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या हो गया? हाँ विपल वर्मा जी, देखिए आप जैसे जीआईसी लेक्चर के लिए आप पूछ रहे हैं तो उसमें आपका 2 पोर्शन है, एक है आपका सब्जेक्ट, दूसरा है जीएस। तो जीएस अगर पहले से आप जानते हैं या जीएस अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, और एक जो है जो पूरा का पूरा जो है आपका ये सारा काम आ जाएगा। ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हैं ये सब जीआईसी में आपका सब्जेक्ट में काम आ जाएगा। तो जीआईसी में आपका सब्जेक्ट में ये काम आ जाएगा। बाकी जीएस अगर कहीं से पढ़ रहे हैं तो जीएस तैयार कर लीजिए, और तो कुछ विशेष है नहीं। मेंस के लिए फिर बाद में बात करेंगे। हाँ अवधेश जी कैसे हैं? अच्छे हैं, एकदम स्वस्थ हैं अवधेश जी। चलिए, तो इतना सारा चीज हो गया। अब आइएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल की यदि हम बात करें तो ये 2002 से 2007, इसके कार्यकाल की बात करें तो 2002 से 2007। उद्देश्य जो है, उद्देश्य 9वीं और 10वीं का मिलता जुलता है। उद्देश्य जो है 9वीं और 10वीं का मिलता है। वहीं सामाजिक न्याय और समानता के साथ, सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। ठीक है, हाँ जी। मौद्रिक नीति तथा राजकोषीय नीति को, मौद्रिक नीति तथा राजकोषीय नीति को लचीला बनाने पर बल दिया गया। लचीला बनाने पर बल दिया गया। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना तथा पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया पर बल दिया गया। ठीक, आइए। हाँ जी, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यकाल इसका क्या है? 2002 से 2007 है। 2002 से 2007 है। उद्देश्य है वहीं सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। इसमें मौद्रिक नीति तथा राजकोषीय नीति को लचीला बनाने पर बल दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? उदार रवैया अपनाने पर बल। उदार रवैया अपनाने पर बल, यानी कठोर नीति ना बनाई जाए।
ठीक है, हाँ जी। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति को लचीला बनाने का इसका अभिप्राय ये हुआ कि उदार बनाया जाए, उदार रवैया अपनाया जाए। कठोर नीति का पालन ना सरकार करे ना आरबीआई करे। सरकार भी काफी लचीला यानी उदार रवैया अपनाए और मौद्रिक नीति यानी आरबीआई भी उदार रवैया अपनाए। और इसमें आपने देखा होगा कि 1991 में जो नरसिंघम समिति आई थी, 1991 में जो नरसिंघम समिति आई थी, बाद में ये 1998 में भी आई थी नरसिंघम समिति। तो इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था सीआरआर है या एसएलआर की दरों को कम करना, जिससे कि बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा पहुंचे। तो ये आगे भी जारी रहा, ये आगे भी इसे जारी रखा गया। तो 1991 में जो नरसिंघम समिति ने ये बोला था कि बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा रहे, बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में तरलता बनी रहे, इसके लिए हमें सीआरआर और एसएलआर की दरों को कम करना होगा। सरकार ने इसको माना भी। तो 1991 में भी नरसिंघम समिति आती है बैंकिंग सेवा सुधार से रिलेटेड, और साथ ही साथ 1998 में भी आती है। और ये सीआरआर और एसएलआर की दरों में कम करना ये लगातार जारी रहता है। तो ये आप जानते हैं, इसी के प्रतिफल के रूप में ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति को लचूला बना के रखने की बात की जाती है। साथ ही साथ क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना तथा पिछड़े क्षेत्रों को औद्योगिकरण की प्रक्रिया पर बल दिया गया कि ऐसा ना हो कि केवल कुछ ही स्टेट विकास से लाभान्वित हो। गुजरात आगे बढ़े, पंजाब आगे बढ़े, हरियाणा आगे बढ़े और बिहार पिछड़ता चले जाए, राजस्थान पिछड़ता चला जाए, एमपी पिछड़ता चला जाए, यूपी पिछड़ते चला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस योजना में यह बल दिया गया कि क्षेत्रीय असंतुलन जो हो रहा है उसको किसी भी तरीके से संतुलित किया जाए। ऐसा ना हो कि कुछ राज्य काफी आगे निकल जाए, कुछ राज्य पीछे चले जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना तथा पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया पर बल देने की बात की गई। ठीक है, हाँ मॉडर्न क्लासेस जी, कौन सी योजना की बात कर रहे हैं? मॉडर्न क्लासेस अगर केवल गरीबी पे फोकस करने की अगर बात की जाए ना, कि गरीबी को स्पेशली कम किया जाए, वो तो हर योजना में उस पे काम किया जाता है, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए। लेकिन मूल रूप से गरीबी से जुड़ा हुआ जो योजना है वो 5वीं है और 6ठी है, वो 5वीं है और 6ठी है। ठीक है, आगे आइए। अब यहां पे आगे हम यहां पे बात करेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना की। 11वीं पंचवर्षीय योजना की यहां पे बात करेंगे। कार्यकाल इसका क्या है? अगर हम कार्यकाल की बात करें तो 2007 से 2012 और इसके लक्ष्य की हम बात करें, अगर हम लक्ष्य की बात करें तो ये किस पे? तीव्रतर व समावेशी विकास पर बल दिया गया। समावेशी विकास पर बल दिया गया। समावेशी विकास का मतलब यहां पर क्या होता है? समावेशी विकास का मतलब कि विकास का जो लाभ है, विकास का लाभ है सभी वर्गों, विकास का लाभ है सभी वर्गों क्षेत्रों को मिले, सभी वर्गों क्षेत्रों को मिले। ठीक, तो यहां पे 11वीं पंचवर्षीय योजना जिसका जो कार्यकाल है 2007 से 12 है और इसका जो लक्ष्य रखा गया समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे बल दिया गया। इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे यहां पे बल दिया गया और इसका मतलब हुआ कि विकास का लाभ जो है सभी वर्गों क्षेत्रों को यहां पे मिलना चाहिए, सभी वर्गों क्षेत्रों को मिलना चाहिए। यहां पे सभी वर्गों का अभिप्राय क्या हुआ?
तो सभी वर्गों का अभिप्राय का मतलब यहां पे क्या हुआ, जैसे विकास का लाभ हम कहें गरीब को भी मिले, अमीर को भी मिले, विकास का लाभ पुरुष को भी मिले, स्त्री को भी मिले, विकास का लाभ लड़का को भी मिले, लड़की को भी मिले। ठीक, विकास का लाभ यहां पे, इसके अलावा ये तो वर्ग हो गया, ये तो वर्ग हो गया। अगर हम कहें यहां पर क्षेत्रों का मतलब क्या हुआ, तो यहां पे क्षेत्रों का मतलब शहरी क्षेत्र हो गया, ग्रामीण क्षेत्र हो गया, ग्रामीण क्षेत्र, विकास का लाभ शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र। साथ ही साथ यहां पे हम कहें कि विकास का लाभ कृषि क्षेत्र को भी मिलना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र को भी मिलना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र को भी मिलना चाहिए, साथ ही साथ हम कहें कि सेवा क्षेत्र को भी मिलना चाहिए, तब जाके हम कहते हैं कि विकास समावेशी है। समावेशी का मतलब यहां पर क्या हुआ, तो यहां पे समावेशी का मतलब होता है कि सबको साथ में लेकर चलना, सबको साथ में लेकर चलना, यानी ऐसा विकास होना चाहिए कि केवल कुछ वर्गों तक सिमट के ना रह जाए। विकास का लाभ केवल कुछ वर्गों तक ही सिमट के नहीं रहना चाहिए, जबकि विकास का मतलब यह होना चाहिए कि विकास का लाभ चहुमुखी, यानी हर जगह, हर क्षेत्र, हर वर्ग को उसका लाभ मिलना चाहिए। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास पर बल दिया गया कि विकास का लाभ सभी को मिले, केवल कुछ वर्गों तक सिमट के ना रह जाए, यानी गरीब को, अमीर को, पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की सभी को मिले, शहरी क्षेत्र को भी मिले। ऐसा ना हो कि विकास का लाभ केवल शहरी क्षेत्र उठाए, ग्रामीण क्षेत्र इससे अछूता रह जाए। और साथ ही साथ विकास का लाभ कृषि क्षेत्र को भी मिले, औद्योगिक क्षेत्र को भी मिले, सेवा क्षेत्र को भी मिले। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि विकास से हमारा जो ये कृषि क्षेत्र है ये अछूता है। वर्तमान में यहां पर विकास से क्या है, कृषि क्षेत्र जो है अछूता है, ये लाभान्वित नहीं हो रहा है, जबकि सेवा क्षेत्र विकास का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है। विकास का सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है, सेवा क्षेत्र का हो रहा है, औद्योगिक क्षेत्र को भी हो रहा है, लेकिन सबसे कम जो है कृषि क्षेत्र, यानी आजादी के 73 साल बाद भी, आजादी के 73-74 साल बाद भी आज भी कृषि क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, 2 महीने से हड़ताल चल रहा है। तो ये क्या है कि कृषि क्षेत्र पे जो है अगर हम बात करें तो 50% जो जनसंख्या है, 50% हमारे देश की जनसंख्या जो है इसी पे आश्रित है, इसी पे आश्रित है 50%। और यहां पे अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 68% आबादी जो है हमारी ग्रामीण क्षेत्र की, 68% आबादी ग्रामीण क्षेत्र की, 50% जनसंख्या कृषि, और कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का एक दूसरे से जुड़ाव है, और इसी क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो आप बताएं, जब कृषि क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो 68% आबादी हमारे गांवों में रहती है, 50% आबादी अपनी आजीविका के लिए, भरण पोषण के लिए किस पे आश्रित है, कृषि क्षेत्र पर आश्रित है। तो और इन्हें नहीं फायदा होगा तो समावेशी विकास का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए विकास समावेशी होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। चलिए, हो गया, यहां पे सारी बातें हो गई, यहां पे समझ गए, हो गया इतनी सारी। आगे तो यहां पे 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, इन सब योजनाओं में बहुत सारे आंकड़े हैं जो कि आपके लिए अप्रासंगिक है, इसलिए कुछ नहीं बता रहे। आंकड़े जो है, हाँ, बहुत सारे आंकड़े जो है अप्रासंगिक है, जिसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपको बताने का कोई मतलब नहीं है। जो चीजें जरूरी है वही आपको यहाँ पे बताई जा रही है। हाँ, अगर कोई तथ्यात्मक चीज और भी आपको कहीं से मिलता है तो आप इसमें ऐड करते जाएंगे, और कुछ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की हम यहाँ पे बात करें तो इसका कार्यकाल क्या है, इसका कार्यकाल जो है 2012 से 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से यहाँ पे 2017। और इसके उद्देश्य की यदि हम बात करें, अगर इसके उद्देश्य की यदि हम बात करें तो इसमें समावेशी विकास के साथ साथ सतत पोषणीय विकास को भी शामिल कर लिया गया। तीव्रतर संपोषणीय
तीव्रतर संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास, तीव्रतर संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास, यानी फास्टर सस्टेनेबल मोर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है, फास्टर सस्टेनेबल मोर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसका अब यहां पर देखिएगा, अब यहां पे 12वीं पंचवर्षीय योजना में यहां पे हमेशा याद रखिएगा, 12वीं यानी अगर समावेशी विकास पूछे कि समावेशी विकास का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है, तो इसका जो संबंध है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना से भी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई और 12वीं पंचवर्षीय योजना से भी है। लेकिन समावेशी लेकिन अगर सस्टेनेबल पूछे, अगर केवल ये सस्टेनेबल पूछे, यानी इसे धारणीय विकास भी कहते हैं, इसे टिकाऊ विकास भी कहते हैं, टिकाऊ विकास। और ये जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये इसका जो संबंध है सस्टेनेबल से, ये पर्यावरण के साथ ये भावी पीढ़ी से संबंधित है, भावी पीढ़ी के ध्यान से संबंधित है। तो पर्यावरण के साथ साथ भावी पीढ़ी के ख्याल की बात करते हैं। यानी संपोषणीय विकास क्या है? संपोषणीय विकास का मतलब होता है कि आज विकास के चक्कर में, विकास के अंधाधुंध चक्कर में, और ये कमीशन आई थी 1987 में, ब्रंटलैंड आयोग, उसी में इससे सतत विकास की अवधारणा को सबसे पहले पूरे विश्व के सामने रखा गया। तो यहां पे सतत पोषणीय विकास का मतलब हो ऐसा विकास जो टिकाऊ हो, लंबे समय तक चल सके, जिसे हम जारी रख सके। यानी हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति बिल्कुल करें, जो जरूरी है हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, लेकिन हम यह भी ध्यान रखें कि हमारी ही आने वाली पीढ़ी को कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें न शुद्ध हवा ना मिले, न शुद्ध पानी पीने के लिए पानी मिले, न स्वच्छ पर्यावरण मिले। तो ऐसा विकास करिए जिसमें कम से कम पर्यावरण का क्षरण हो, ऐसा विकास जिसमें कम से कम पर्यावरण का क्षरण हो। यानी वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी का भी ख्याल रखना, इसमें चर्चा किया गया। तो यहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या चीज, वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकता का ख्याल रखते हुए, वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकता का ख्याल रखते हुए भविष्य की पीढ़ी का ध्यान रखना, ठीक। यहां पे सारी बात, वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकता का ख्याल रखते हुए भविष्य की पीढ़ी का ध्यान रखना में ये किसके अंतर्गत आता है? संपोषणीय विकास के अंतर्गत आता है, संपोषणीय विकास के अंतर्गत आता है। चलिए, इसके बाद आप जानते हैं कि योजना आयोग को समाप्त कर दे। ये योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजना बनाता था उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद से पंचवर्षीय योजना बनाना ही बंद हो गया और उसका जगह नीति आयोग आता है। हो गया, सारी चीजें यहां पे इतना समझ गए। तो यहां पे इन सारी बातों को यहां पे हम लोगों ने समझ दिया। अब यहां पे हम बात करेंगे एमआरटीपी एक्ट को थोड़ा सा देख ले, फेरा और फेमा, जो यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे जरूरी वाली चीजें हैं
उसको यहां पे हम देख ले। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले यहां पे हम बात करें तो एमआरटीपी एक्ट की यहां पे हम बात करेंगे। हो गया इतनी सारी चीजें, बताएंगे एक बार। चलिएगा, तो ये पूरा का पूरा यहां पे जो भी जरूरी चीजें थी हम लोगों ने यहां पे देख लिया। अब आइएगा थोड़ा सा हम यहां पे एमआरटीपी एक्ट 1969 में देखें, यानी मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। मोनोपोलीज टेस्ट यानी एकाधिकारिक प्रतिबंधात्मक एकाधिकारिक प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रैक्टिसेस, इसको इसी तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक। आइएगा, अब ये है क्या, थोड़ा सा समझिएगा है क्या एमआरटीपी एक्ट 1969, ये क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझे, सारी बातों को देखें। देखिए 1947 में जब भारत गुलाम था और अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। 1947 में हम आजाद होते हैं, फिर उसके बाद सरकार जो है उनको ये जरूरत महसूस होती है, आवश्यकता महसूस होती है कि हमारे देश को पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए। इस नजरिए से सरकार ने अनेकों जो है, एक तरीके से देखा जाए अगर हम कहें कि सरकार ने अनेकों वो कोशिश की जिससे कि अनावश्यक व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाए। पहले इसके पॉइंट आपको कुछ लिखते हैं तो उस पॉइंट के आधार पर आपको यहां पे समझ में आ जाएगा। तो यह अधिनियम औद्योगिक सुधार के तहत, यह अधिनियम औद्योगिक सुधार के तहत भारत में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना तथा एकाधिकार पर नियंत्रण रखना था। इसके अलावा अन्य उद्देश्य प्रतिबंधात्मक और अनुचित व्यापार की रोकथाम करना था, ठीक। आगे यहां पर इतना लिख लेने के बाद पहले लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद सारी बातों को हम समझेंगे।
सारी बातों को समझेंगे। अनुचित व्यापार की रोकथाम करना था। ठीक है, आगे यहां पे 18 दिसंबर 1969 को यह अधिनियम आता है। ठीक, और 27 दिसंबर 1969 को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर होता है और 1970 में लागू हो जाता है। एकाधिकार प्रथाएं की अगर हम बात करें, एकाधिकार प्रथाएं उस समय जो चल रही थी वो इसमें आप लिखेंगे उपक्रम द्वारा अपनाई गई प्रथा, जिसमें उपक्रम द्वारा अपनाई गई प्रथा जिसमें सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचाती है। जैसे यहां पे हम कहें अनुचित रूप से उच्च कीमतों को चार्ज करना, प्रतिस्पर्धा को कम करना, प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता को कम करना, पूंजी निवेश और तकनीकी विकास को प्रतिबंधित करना। इसके अलावा प्रतिबंधात्मक प्रथाएं के अंतर्गत यहां पे आप लिखिएगा प्रतिस्पर्धा को रोकने, बिगाड़ने या प्रतिबंधित करने वाले गैर कानूनी कार्य जैसे कार्टिलाइजेशन यानी कार्टेल का निर्माण करना। इसके अलावा टाई इन सेल का मतलब क्या हुआ, यानी ग्राहक को किसी विशेष उत्पाद को खरीदने के लिए मजबूर करना। चलिए सारी बातों को यहां पे अब हम समझते हैं। सारी बातों को यहां पे ध्यान से समझिएगा। सारी बातों को यहां पे देखिएगा। आइए, एमआरटीपी एक्ट 1969 में आता है, यानी
मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, एकाधिकारिक प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रैक्टिसेस। तो यह एक औद्योगिक सुधार के तहत भारत में लागू किया जाता है। हो क्या जाता था कि जब हमने कहा कि भारत 1947 के बाद आजाद हुआ और हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, लेकिन समाजवाद की तरफ झुकाव ज्यादा था और सरकारी हस्तक्षेप ज्यादा था, बाजार में सरकारी हस्तक्षेप ज्यादा था, सरकारी उद्यम ज्यादा थे, सरकारी उपक्रम ज्यादा थे, सरकारी उद्यम ज्यादा था, यानी निजी क्षेत्रों को आगे बढ़ने का उतना अवसर नहीं था। तो इससे क्या हुआ कि उत्पादन गतिविधियों पर सरकारी तंत्र का आधिपत्य होने की वजह से, सरकारी कंपनियों का अधिकार होने की वजह से कुछ कंपनियां जो है वो एकाधिकार को बढ़ावा देने लगी। कुछ कंपनियां जो है वो एकाधिकार को बढ़ावा देने लगी। एकाधिकार का मतलब एक का अधिकार। और वो जैसे समाजवाद का झुकाव था, तो समाजवाद का मतलब क्या होता है? जनता का कल्याण करना। लाभ की भावना के उद्देश्य से समाजवाद का विकास नहीं होता। समाजवाद की तरफ झुकाव था। इसका मतलब सरकारी कंपनियों की स्थापना किस लिए की गई थी? कि जनता का कल्याण हो, देश का विकास हो, जनता का भला हो। लेकिन इसमें क्या हुआ कि कुछ कंपनियों ने एकाधिकार को बढ़ावा देने लगी और आपस में मिलकर कार्टेल का निर्माण। कार्टेल का मतलब क्या होता है? कार्टेल का मतलब एक इलीगल समझौता होता है, गैर कानूनी समझौता होता है। ये कुछ लोगों का समूह, कार्टेल का मतलब कुछ कंपनियां आपस में मिलकर और ये तय करने लगी कि किसका उत्पादन करना चाहिए, कितना उत्पादन करना चाहिए, इसकी कीमत क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कैसे हम उपभोक्ताओं से कीमत वसूल करें। तो ये सब गैर कानूनी था। तो इससे सार्वजनिक हित प्रभावित हो रहा था। सरकार का जो लक्ष्य था कि सरकारी कंपनियां इसलिए बनाई गई, कंपनियों की स्थापना इसलिए की गई कि उससे क्या हो, लोगों का भला हो। लेकिन ये उल्टा होने लगा। और इससे क्या हुआ कि जो औद्योगिक उद्योग धंधा जो था, जिसका उद्देश्य जो था वो उद्देश्य ही अलग हो गया। तो इसीलिए इसको रोकने के लिए, इस एकाधिकार को रोकने के लिए, ये एकाधिकार को यहां पर क्या चीज रोकने के लिए, चाहे वो सरकारी कंपनियां हो या निजी कंपनियां हो, किसी एक चीज पर एकाधिकार ना हो। और जहां पे एकाधिकार आती है तो वो कीमतों का निर्धारण स्वयं से करना शुरू कर देते हैं। समझ में आ रहा? तो यहां पर यह अधिनियम औद्योगिक सुधार के तहत भारत में लागू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना। यानी एक ही के जगह पावर ना रहे, इकोनॉमिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, या सब कुछ एक लोग के हाथ में, एक कंपनियां के हाथ में, चाहे वो सरकारी हो या निजी क्षेत्र हो। आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण ना हो, एकाधिकार को बढ़ावा ना मिले। ऐसा ना हो कि प्रतियोगिता एकदम खत्म हो जाए। तो जहां पे प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी वहां पर कीमतें, जाहिर सी बात है कि वो उत्पादकों के पक्ष में चला जाता है और इससे उपभोक्ता को नुकसान होता है। तो इसीलिए यहां पे आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना और एकाधिकार पर नियंत्रण करना, यानी एक का, किसी भी चीज के उत्पादन पे एक का यहां पे अधिकार ना हो, आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण ना हो, और इसके अलावा अन्य उद्देश्य यानी प्रतिबंधात्मक और अनुचित व्यापार की रोकथाम करना, यानी गलत तरीके से व्यापार को यहां पे रोकना। हम मॉडर्न क्लासेस, कार्टेल का मतलब तो बताएं। अरे अभी तो कार्टेल बताएं, उसी के बारे में इतना हम चर्चा किए। कार्टेल का मतलब उसी वही हम बताएं कि गैर कानूनी तरीके से कंपनियों या उपक्रमों, गैर कानूनी तरीकों से कंपनियां या उपक्रमों का आपस में समझौता करके
उत्पादन समझौता करके उत्पादन और कीमतों पर नियंत्रण करना, उत्पादन और कीमतों पर नियंत्रण करना, कार्टेल। ठीक है ना। तो ये कार्टेल का मतलब क्या हुआ कि यहां पे कुछ 5, 8, 10 कंपनियां मिलकर क्या की, इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीकों से। ये कार्टेल शब्द ही इलीगल है। कार्टेल एक निगेटिव शब्द है, नकारात्मक शब्द है, और ये गैर कानूनी शब्द के रूप में है। तो कार्टेल का मतलब ही इलीगल होता है। सरकार ने परमिशन नहीं दी रहती है, लेकिन ये आपस में मिलते हैं और ये एक तरीके से गुपचुप समझौता कर लेते हैं, गुप्त समझौता कर लेते हैं कि हम लोग मिलकर फायदा उठाया जाए व्यापार पे या उद्योग पर, व्यापार या उद्योग पर या बाजार पर हम लोग मिलकर आपस में एकाधिकार कर लिया जाए, आपस में अपना वर्चस्व बना लिया जाए और बाजार का फायदा उठाया जाए, चाहे वो कीमतों को बढ़ाकर संदर्भ में हो या बाजार में सप्लाई को कंट्रोल करके हो। तो ये उस समय इसी को रोकने के लिए एमआरटीपी एक्ट सरकार के द्वारा लाया गया कि ये जो आपस में जो कार्टेलाइजेशन हो रहा है, जो आपस में मिलके ये सब बाजार में प्रतिस्पर्धा के माहौल को खत्म कर रहे हैं। जब प्रतिस्पर्धा होती है तो कीमत नीचे आती है और इससे कंज्यूमर को फायदा होता है, लेकिन ये आपस में समूह बना रहे थे। तो इसी को रोकने के लिए क्या किया गया, ये एमआरटीपी एक्ट लाया गया और इसका उद्देश्य है आर्थिक शक्ति का जो केंद्रीकरण है, एक जगह शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा था, उसको रोका जा सके, ये एकाधिकार पर नियंत्रण लगाया जा सके। ठीक है। और अनुचित व्यापार जो ये कर रहे थे उसको रोकथाम किया जाए, अनुचित व्यापार को रोकथाम किया जाए। नहीं, अरे नहीं, ओएनजीसी कार्टेल नहीं है मेरा, ओएनजीसी का मतलब कार्टेल नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे यहां पे आइए। चलिए ठीक है, इसीलिए आप यहां पर देखें 18 दिसंबर 1969 को यह अधिनियम आता है और 27 दिसंबर 1969 को राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है और ये बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। ठीक है, 1970 में इसे लागू भी कर दिया जाता है। अब देखिए, अब एकाधिकार से संबंधित कौन कौन सी प्रथा थी उसको हमने यहां पर लिखा है। एकाधिकार से संबंधित कौन कौन सी प्रथा थी, तो उपक्रम द्वारा, उपक्रम का मतलब कंपनी, उपक्रम का मतलब कंपनी, तो उपक्रम द्वारा अपनाई गई प्रथा जिसमें सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचाता, सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचाने वाली सारी प्रथाएं, यानी जैसे अनुचित तरीके से उच्च कीमत लेना, उपभोक्ता से उच्च कीमत का चार्ज करना, ठीक है, और बाजार में प्रतियोगिता को कम करना या समाप्त करना, पूंजी निवेश और तकनीकी विकास को यहां पे प्रतिबंधित करना। ठीक है ना। चलिए चलिए ठीक है ना। और ये देखिए यहां पे, और यहां पे हाँ जी, चलिए सारी बातें यहां पे हो गई। सारी बातें यहां पे हो गई और यहां पे प्रतिबंधात्मक प्रथाएं में क्या है, तो प्रतिस्पर्धा को रोकने, बिगाड़ने या गैर कानूनी कार्य, जैसे हमने यहां पे अभी आपको बताया कार्टेलाइजेशन, कार्टेल का निर्माण, या टाई इन सेल। टाई इन सेल का यहां पे मतलब क्या है, यानी ग्राहक को किसी विशेष उत्पाद को खरीदने के लिए मजबूर करना। तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए क्या पूछा गया था अवधेश जी, पूरा बात बताएं तो हम फिर बताएं आपको, या हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओएनजी से संबंधित क्या पूछा गया था, नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा
तो यहां पे उस समय ये कुछ कंपनियां जो है आपस में मिलकर कार्टेल का निर्माण करके कंज्यूमर से ऊंचा दाम ले रही थी, ऊंची कीमत पर बेच रही थी सामान को, ठीक है। साथ ही साथ उत्पादन और सप्लाई यानी प्रोडक्शन और सप्लाई पे नियंत्रण रखी थी, और यहां पे टाई इन सेल यानी ग्राहकों को किसी विशेष उत्पाद को खरीदने के लिए मजबूर कर देते थे। अब सीधी सी बात है कि मान लीजिए हम 3-4 लोग ही कोई चीज का उत्पादन करते हैं, निजी क्षेत्र को तो आगे बढ़ने का ज्यादा अवसर दिया नहीं था, ऐसे ही बाजार में प्रतियोगिता कम थी। तो जब हम 3-4 लोग उत्पादन करते हैं और आपस में हमने गुपचुप तरीके से समझौता कर लिया, कार्टेल का निर्माण कर लिया, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कीमतों को मनचाहा तय कर सकते हैं, सप्लाई पर कंट्रोल करके, और बाजार को एक तरीके से हम बाजार से बिल्कुल प्रतियोगिता खत्म कर देंगे। जब आपस में मिलकर हम लोगों ने समझौता कर लिया तो बाजार में प्रतियोगिता रहा कहां? तो बाजार में प्रतियोगिता रहा नहीं। तो इन्हीं सारी चीजों को खत्म करने के लिए, एक अधिकार को समाप्त करने के लिए, व्यापार को बिगाड़ने वाला जो प्रथा चल गया था उसको खत्म करने के लिए एमआरटीपी एक्ट 1969 में लाया गया। एमआरटीपी एक्ट 1969 में लाया गया। हो गया? हाँ, और एक चीज और इसमें जोड़ लीजिएगा, कि इसको बाद में समाप्त कर दिया गया, यानी सीसीआई भारतीय एमआरटीपी को समाप्त करके भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, एमआरटीपी को समाप्त करके भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई अधिनियम 2002 में आता है, अधिनियम 2002 में आता है, ठीक है। और यानी फिर इसे 2002 में लागू भी कर दिया जाता है, 2002 में लागू भी। और एमआरटीपी की समाप्ति की यदि हम बात करें तो ये राघवन समिति की अनुशंसा के आधार पर ये लाया जाता है, ठीक है ना। राघवन समिति की अनुशंसा के आधार पर लाया जाता है। तो ये भी जरूर याद रखिएगा, इतने सारे टर्म्स याद रखिएगा कि एमआरटीपी का स्थान किसने लिया। एमआरटीपी का स्थान लिया भारतीय स्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने, और 2002 में इसे लागू कर दिया गया। और राघवन समिति की अनुशंसा के आधार पर एमआरटीपी की समाप्ति की गई। राघवन समिति की अनुशंसा के आधार पर एमआरटीपी की क्या की गई? एमआरटीपी की समाप्ति कर दी गई। और यदि इसके उद्देश्य की हम बात करें, तो इतना याद रखिएगा कि बाजार में प्रतिस्पर्धा का माहौल विकसित करना, जिससे कीमतों तथा उत्पादन पर किसी एक उपक्रम का अधिकार ना हो, ठीक है। तो यहां पर
उद्देश्य बाजार में प्रतिस्पर्धा का माहौल विकसित करना जिससे कीमतों तथा उत्पादन पर किसी एक उपक्रम का अधिकार ना हो। चलिए आज के लिए इतना है। हाँ जी, यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई। एमआरटीपी एक समझ में आ गया आपको। तेजी से बताएंगे बाकी सारी चीजें अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कल की क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।